कुछ तो मेरा आईना देखने पे चेहरे में दिख रहा है, मेरे कलीग्स बोल रहे हैं, मेरे परिवार वाले बोल रहे हैं, लेकिन मैं अप्रोच किसको करूं? उनकी जॉ लाइन डिफाइंड नहीं है, जो फेशियल प्रोफाइल है वो काफी चौड़ा है एंड दे वांटेड वी शेप। दो लोग डिप्राइव्ड हैं सोसाइटी में, जिनके चेहरा किसी न किसी तरीके से बनावट में विकृति है, उसको हम किस तरह से ठीक कर सकें और कैसे उनके चेहरे पे मुस्कान ला सकें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। मैं हूं फाउंडर ऑफ मेकमाईडाइटप्लान.com का। आज हमारे बीच जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं। उनका नाम है डॉक्टर अंचल मुदगल, जो कि एक ओरल सर्जन है और ऑर्थोगेनेटिक सर्जरी में नीदरलैंड एंड बेल्जियम से फेलोशिप करके आए हैं। तो आज हम जानेंगे सर की जर्नी के बारे में और समझेंगे कि व्हाट इज ऑर्थोगेनेटिक सर्जरी। सो स्वागत करते हैं अंचल सर, कैसे हैं आप? नमस्ते अभिषेक, आपको और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर, सबसे पहले तो मैं हम हर किसी से एक सवाल, एक कॉमन क्वेश्चन अपने हर गेस्ट से पूछता हूँ कि जो भी आप कर रहे हैं जी, वो आप क्यों कर रहे हैं? यदि आप ऑर्थोगेनेटिक सर्जन हैं तो व्हाई यू चूज दैट फील्ड एंड व्हाट इज ऑर्थोगेनेटिक सर्जरी? अभिषेक, अगर पास्ट में जाया जाए तो बचपन से ही जो फैमिली में एटमॉस्फेयर था प्रोफेशनल्स का था। फादर इंजीनियर थे, लेकिन नाना जी जो थे वो सर्जन थे। जब छोटे थे तो उनके साथ कैंप्स में जाते थे, सर्जरीज देखते थे। तो तभी से एक अंदर एक जो सीड जो बोलते हैं जो पनपता है, तो ये था कि या तो आर्मी ज्वाइन करनी है या मेडिकल प्रोफेशन में जाना है। बट शायद डेस्टिनी को मेडिकल प्रोफेशन में जाना मंजूर था। तो 2000 मेरा कर्नाटका पीएमटी के थ्रू सिलेक्शन हुआ। कर्नाटक गया, वहाँ से डेंटिस्ट्री में अपना ग्रेजुएशन करके आया। इंदौर आके अरविंदो ज्वाइन किया। वहाँ से धीरे धीरे मुझको, कॉलेज में था चूंकि मैं, तो वहाँ पे मुझे सर्जरी का एक्सपोजर मिला वहाँ पे कि किस तरह से सर्जरी होती है, डेंटिस्ट्री क्या विभिन्न ब्रांचेस रहती हैं, और एक सर्जरी ब्रांच ने मुझको शुरू से अट्रैक्ट किया। अरविंदो के बाद मेरा जाना हुआ सीएचएल में, जहाँ पे मैं डेंटल विंग का हेड था, और वहाँ पे मेरे एक बहुत ही अच्छे सीनियर कलीग जो थे, उनके साथ मेरा राब्ता हुआ तरह तरह की मैक्सिलोफेशियल सर्जरीज देखने का और उनके साथ असिस्ट करने का। लेकिन जब मैंने पीजी ज्वाइन किया मॉडर्न में, तब मेरा शुरू से इंटरेस्ट ऑर्थोगेनेटिक सर्जरी को लेके था, क्योंकि ये वो विविधता है इसमें कि जो एक पेशेंट के लुक्स को एनहांस करती है। तो मैं चाहता था कि जो लोग डिप्राइव्ड हैं सोसाइटी में, जिनके चेहरा किसी न किसी तरीके से बनावट में विकृति है, उसको हम किस तरह से ठीक कर सकें और कैसे उनके चेहरे पे मुस्कान ला सकें। मतलब जैसे ओरल सर्जन, एक मेरे को जनरल अंडरस्टैंडिंग है कि जी डेंटल की एक स्पेशलिटी रहती है ओरल सर्जरी, जिसमें हमारे जो कलीग्स रहते हैं वो फंसी हुई अक्कल दाढ़ निकालना, या कोई भी कॉम्प्लिकेटेड एक्सट्रैक्शन करना, दुर्घटना में चेहरे जो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, उसके में जो फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, उनकी बोन्स को अलाइन करके प्लेटिंग करना, और उसमें आता है जितने भी जॉ से रिलेटेड या गले से रिलेटेड ट्यूमर्स होते हैं, सिस्ट होती हैं, या मुंह के कैंसर जो होते हैं, वो भी हमारी स्पेशलिटी में ट्रीट किए जाते हैं। धीरे धीरे इसका इवॉल्वमेंट हुआ और कटे होठ और तालू, जिसको क्लेफ्ट लिप और पैलेट बोलते हैं, वहां पे भी हमारे स्पेशलिस्ट ने अपना काम और अपना हुनर दिखाना चालू किया। और उसी से एक रिलेटेड फील्ड है जो कि फंक्शनल और फेशियल एस्थेटिक्स से रिलेटेड आती है, और वो है ऑर्थोगेनेटिक सर्जरी। जी, ऑर्थोगेनेटिक सर्जरी तो मुझे समझ आया जी। अब ऐसे कौन से पेशेंट्स हैं जिनको आपकी नीड है? जी, मतलब किसको ऑर्थोगेनेटिक सर्जरी की जरूरत पड़ती है? जी, तो अभिषेक, सबसे पहले तो मैं आपको टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी इजी कर दूं। ऑर्थोगेनेटिक सर्जरी मेडिकल टर्मिनोलॉजी है। किसी आम पेशेंट को हमको समझाना तो हम उसको बोलते हैं कि एक जॉ करेक्टिव सर्जरी है या फेशियल मेकओवर सर्जरी है। इसमें यूजुअली वो पेशेंट आते हैं जिनको लगता है कि कुछ ना कुछ इरेगुलरिटी तो है मेरे चेहरे में या मेरे दांतों में, पर उनको ये नहीं मालूम रहता कि हम अप्रोच किसको करें। तो सबसे पहले तो पेशेंट वहीं भटकता रहता है कि मुझको कुछ तो मेरा आईना देखने पे चेहरे में दिख रहा है, मेरे कलीग्स बोल रहे हैं, मेरे परिवार वाले बोल रहे हैं, लेकिन मैं अप्रोच किसको करूं? तो वो भटकता रहता है कि मैं किस फील्ड को अप्रोच करूं। क्या मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाऊं, क्या मैं एक प्लास्टिक सर्जन के पास जाऊं, या मैं एक जनरल डेंटिस्ट को जाके दिखाऊं? सही बात। तो यूजुअली वो पेशेंट्स हमको अप्रोच करते हैं जिनको सबसे पहले दिक्कत होती है कि मेरे दांत बहुत आड़े तिरछे हैं, इरेगुलरिटी है। इनको आप ब्रेसेस, या जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं तार लगा के आप सीधा कर दीजिए। तो हमारी एक और स्पेशलिटी रहती है ऑर्थोडोंटिक्स। ये हमारे वो कलीग्स रहते हैं जो कि स्पेशलाइज रहते हैं आड़े तिरछे दांतों को प्रॉपर्ली अलाइन करने में, अलाइनर्स या ब्रेसेस के द्वारा। तो ये तो होती है डेंटल इरेगुलरिटी। बट अगर कोई पेशेंट जिसके चेहरे की हड्डी में ही बनावट में खराबी हो, तो फिर वो ऑर्थोडोंटिस्ट बोलते हैं कि आपके दांत तो हम सीधे अलाइन कर देंगे, लेकिन आपका जो ये जॉ है जो कि बहुत ज्यादा बाहर निकला है या बहुत पीछे है, तो इसके लिए तो हमको आप हमारे जो मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स हैं
जो कि एक्सपीरियंस्ड हैं और जिनको ऑर्थोग्नेथिक सर्जरी करते आती है, वो फिर हमको इस तरह के पेशेंट्स रेफर करते हैं। तो यूजुअली हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जिनका जॉ माल अलाइनमेंट हो, जिनको च्यूइंग में प्रॉब्लम हो रही है, जिनको बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, जिनको जॉ की बनावट के कारण यहाँ जॉइंट्स में दर्द होना चालू हो गया है, उसके कारण उनको सीवियर हेडेक होता है, माइग्रेन होता है, नेक पेन होता है, और खर्राटे जिनको बहुत आते हैं। ये हमारे प्राइम पेशेंट्स हैं जो हमें अप्रोच करते हैं। ओके। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि इसमें कि जैसे किसी को माइग्रेन है जी, सपोज, और वो समझ ही नहीं पा रहा है कि दिस इज बिकॉज ऑफ द जॉ। बिल्कुल, ऐसे कई पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जिनके दांत इतने ज्यादा इरेगुलर रहते हैं, और क्या है, उनकी बाइटिंग फोर्सेस प्रॉपर नहीं लगती हैं, जो कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए हमारे ऊपर और नीचे वाले जॉ में। आप कुछ भी चबाते खाते हैं, प्रॉपर फोर्सेस लगना चाहिए। अगर एक आपका जॉ सीधा आ रहा है, एक आपका जॉ तिरछा है या बहुत ज्यादा निकला है, तो आपके दांतों का मिलान ही नहीं हो पा रहा है। और उसमें वो लोग ये जूझते रहते हैं कि हम किसी फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाएं, कि हम अपना तकिया चेंज कर लें। लेकिन फाइनली जब हम उनकी बाइट सेट करते हैं, तब जाके उनको पता पड़ता है कि नहीं, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द इरेगुलरिटी इन माई टीथ। तो उससे उनको सीवियर हेडेक, नेक प्रॉब्लम सब होता है, और ऐसे कई केसेस हमने ट्रीट किए हैं जिसमें पेशेंट को रिलीफ मिला है ट्रीटमेंट के बाद। माइग्रेन में, नेक पेन में सारी चीज समझ में आई जो आपने बताया, बट हाउ इट इज रिलेटेड विद दैट खर्राटे? आपने जैसे खर्राटों की बात की, तो खर्राटे की मेडिकल टर्मिनोलॉजी है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, OSA। तो ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब रुकावट, और स्लीप एपनिया मतलब नींद में से ऑक्सीजन की कमी के कारण जाग जाना। तो यूजुअली इस तरह के जो पेशेंट्स होते हैं वो थोड़े से ओबेस होते हैं, मोटापा की तरफ रहता है, उनका जो चेहरा रहता है वो स्ट्रेट नहीं होता है, वो कॉन्वेक्स होता है, चंद्राकार। जब साइड से देखते हैं तो उनका चेहरा चंद्राकार दिखता है। वो इसलिए क्योंकि उनका जो नीचे वाला जॉ रहता है वो काफी पीछे की तरफ रहता है, और यहाँ पे काफी बल्कि उनके फेस मसल्स और वो सब रहती हैं। क्या होता है, इस तरह के पेशेंट जब सोते हैं, भले ही साइड में करवट लेके से तो थोड़ा उनको आराम मिलेगा, पर जब सीधे सोते हैं तो चेहरे का पूरा जो फैट रहता है वो पीछे की तरफ जाता है ग्रेविटी से। टंग भी बड़ी रहती है, टंग भी पीछे की तरफ फॉल बैक होती है, तो उनकी जो सांस नली विंड पाइप जो रहता है उसको चोक करता है। और इस तरह के पेशेंट्स कई बार नींद में एकदम घबरा के उठते हैं कि मुझे सांस नहीं लेते बन रही है, और कई बार उनको 45 डिग्री एंगुलेशन पे सोना पड़ता है रात भर, और वो समझ ही नहीं पाते कि क्यों हो रहा है। तो यूजुअली होता क्या है कि जॉ जो रहता है पीछे रहता है, तो विंड पाइप और जॉ के बीच में बहुत कम मिलीमीटर्स में गैप रहता है, और जब उसके ऊपर जीभ आके गिर जाती है रात में तो वो जगह पूरी चौक हो जाती है। तो इस तरह के पेशेंट्स अगर नॉर्मल CPAP या दूसरी दवाइयों से ठीक नहीं होते तो लास्ट रिसोर्ट ये रहता है कि हम सर्जरी करके उनका लोअर जॉ, या कई बार दोनों कंडीशन में अपर या लोअर जॉ दोनों कुछ 3 या 4 मिनट पर 5 मिलीमीटर से आगे की तरफ शिफ्ट करें, और उससे उनको रैपिड रिलीफ मिलता है। ओके। तो इस तरह से और एम्स भोपाल की अभी रिसेंटली स्टडी आई है, कुछ 6-7 दिन पहले दैनिक भास्कर में आया था कि 32% पीपल जो हैं सोसाइटी में, दे आर सफरिंग फ्रॉम सीवियर स्लीप एपनिया। तो उन लोगों को आइडियली अप्रोच करना चाहिए। ऐसा भी होगा, मुझे लगता है कि मे बी उनको पता भी नहीं। जी हाँ, है ना, मतलब कि उनको ये एपनिया है और वो उनको नॉर्मल लगता है। वो कई बार हमारे मेडिकल फील्ड के जो स्पेशलिस्ट रहते हैं उनके पास जाते हैं, कुछ को दवाइयों से आराम मिलता है, लेकिन कुछ में सीवियरिटी इतनी ज्यादा होती है कि वो सिर्फ परेशान होते रहते हैं दवाई, CPAP या दूसरी चीजों से, लेकिन उनको आराम नहीं मिलता। तो ऐसे केसेस जिनको सबसे ज्यादा सीवियर प्रॉब्लम है, दे आर आइडियल केसेस फॉर अंडरगोइंग जॉ या ऑर्थोग्नेथिक सर्जरी जिसको हम बोलते हैं। हो सकता है कि लोगों को समझ में तो आ नहीं रहा है कि उनको ये इस तरीके से कोई रिलेटेड इश्यूज हैं। तो ऐसा कोई क्राइटेरिया होता है क्या जिससे उनको ये समझ में आए कि यार ये स्लीप एपनिया वाला इशू है या ये नॉर्मल खर्राटे नहीं है, या कोई बेसिक टेस्ट होते हैं जो वो ट्राई करके देख लें कि यार ये मतलब बड़ी दिक्कत है या नॉर्मल? जैसे कभी कभी खर्राटे लोगों को ज्यादा थकान के बाद भी आता है। जी है ना? जी हाँ। तो लोग उसमें कंफ्यूज हो सकते हैं थकान के कारण है कि ये सच में कोई एक मेडिकल कंडीशन। बिल्कुल। तो इसको कैसे कोई जानना चाहे तो कैसे समझेगा? तो अभिषेक, सबसे पहले तो आती है कि पेशेंट खुद कितना अवेयर है, क्या वो इस बात से अवेयर है कि क्या हो रहा है उसको, और क्या कभी उसने सर्च करने की कोशिश करी या अपने फैमिली फिजिशियन से डिस्कस करने की कोशिश करी। एक बात मैं आपकी मानता हूँ कि थकान के बाद खर्राटे आना स्वाभाविक है, हम भी थकते हैं, आप भी थकते हैं, और नींद में कई बार खर्राटे आते हैं। लेकिन जब ये एक सीक्वल बन जाए, एक चेन रिएक्शन बन जाए कि आपको रोज ही खर्राटे आ रहे हैं, आपका पार्टनर या आपके घर के लोग आपको बोल रहे हैं कि भाई आप बहुत ज्यादा खर्राटे लेने लगे हो, आपकी स्लीप डिस्टर्ब होती है, हमारी भी स्लीप डिस्टर्ब होती है उससे, और जब आपको ये लगने लगे कि ये नॉर्मल थकान से खर्राटे नहीं, ये सांस नहीं लेने के कारण से
एकदम से आप गैस्प करके घबरा के उठ रहे हो कि मैं सांस क्यों नहीं ले पा रहा हूं, देन दैट इज अ अलार्मिंग पॉइंट। तब आपको किसी मेडिकल पल्मोनोलॉजिस्ट या उनको दिखाना चाहिए। और इनिशियली तो वो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, लेकिन जब उनसे भी फायदा नहीं हो देन यू शुड गो फॉर कंसल्टेशन विद मैक्सिलोफेशियल सर्जन। अच्छा, जैसे मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जी, मेरे रिलेटिव्स जी, में, जिनको मैं देखता हूँ कि उनको आदत है जी, रोज खर्राटे जी, लेने की, है ना। अभी लेकिन उनको शायद ऐसा मैंने नहीं सुना जी, कि ऐसा इशू है कि वो एकदम घबरा के उठ जाए या बट सांस में। हाँ, बट रोज खर्राटे लेते हैं, ये मेरे को पता जी, है। जी, तो ये भी ये कंडीशन हो सकती है क्या? ये कंडीशन होती है, लेकिन माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। तो आप ओके। ये आप मान के चलें कि सर्जरी उन्हीं लोगों को रिक्वायर्ड है जिनका जॉ सही में बहुत ज्यादा पीछे हो, सांस नली विंड पाइप के बिल्कुल पास हो, और जो मॉडरेट और सिवियरिटी के लेवल को पे आ गए हो, बिल्कुल मॉडरेट से ऊपर और सिवियरिटी वाले लेवल पे। जो माइल्ड से मॉडरेट के बीच में है वो तो हमारे जो पल्मोनोलॉजिस्ट हैं कलीग्स, उनके द्वारा ही ठीक हो जाते हैं। और वजन भी जिनका कम होता है उनको भी काफी आराम मिलता है इस चीज से। अच्छा सर, इसमें कोई एज रिलेटेड क्राइटेरिया है क्या? मतलब सेम जो अपन ने अभी डिस्कस जी, किया, जी, उसमें जी। एज से भी कोई फर्क पड़ता है क्या? देखिए, यूजुअली कोई भी पेरेंट या बच्चा अवेयर तब होता है जब वो 10-12 साल का होता है। पेरेंट्स को ध्यान देना चालू होता है कि हमको इसके दांत बहुत इरेगुलर लग रहे हैं, या इसका एक जॉ तो बड़ा दिख रहा है, एक जॉ छोटा, या दोनों जॉ बहुत बड़े दिख रहे हैं, या दोनों जॉ बहुत छोटे दिख रहे हैं अपनी साइज से। वो फिर अप्रोच करता है हमारे जनरल डेंटिस्ट कलीग्स जो हैं उनको, या फिर किसी ऑर्थोडोंटिस्ट को। वो ऑर्थोडोंटिस्ट सबसे पहले इन पेशेंट्स को इवेल्युएट करते हैं, उनके जॉस का इंप्रेशन लेके मॉडल्स क्रिएट करते हैं, एक्सरेज लेते हैं, और देखते हैं कि रेगुलरिटी कैसी है। क्या वो रेगुलरिटी जेनेटिकल है या कुछ बर्थ रिलेटेड इशू हुआ है उसके कारण है। तो इस तरह के पेशेंट सबसे पहले 10, 12, 15 साल की उम्र में सबसे पहले विजिट करते हैं। और वहां पे फिर ऑर्थोडोंटिस्ट को जब लगता है कि ये दांत तो हम अलाइन कर देंगे ब्रेसेस या अलाइनर्स से, लेकिन जो चेहरे की बनावट जो है, हड्डी का बहुत ज्यादा बाहर निकला होना या जबड़ों का आड़ा तिरछा ग्रोथ करना, फिर वो हमारे पास भेजते हैं मैक्सिलोफेशियल्स के पास, जो कि एक्सपीरियंस्ड हैं और जो कि ट्रेन्ड हैं खास तौर पे ऑर्थोग्नेथिक सर्जरी करने के लिए। तो एज का क्राइटेरिया आप माने तो एक आइडियल एज होती है टीनेज, 16, 17, 18 साल की उम्र से लेकर किसी भी उम्र का वयस्क इस कैटेगरी में फॉल करता है। तो जो जब अवेयर हो जाए, जब जागे तब सवेरा, बिल्कुल वही है। जब आपको लगता है कि आपको लग रहा है, then you must approach to nearby maxillofacial surgeon or orthodontist who are especially experienced and trained in undergoing and performing these surgeries. तो ये एक टीम वर्क है। तो सर, जैसे हमने बात की एज के बारे में, जी, अब सपोज कि कोई पेशेंट आपके पास आ जाता है, जी, उसने आपको ढूंढा या जैसे भी वो आपके पास पहुंचता है, तो फिर आपके क्या बेसिक स्टेप्स, मतलब आप कैसे मतलब क्या एवेल्युएट करते हैं कि आपको समझ में आता है कि इनको सर्जरी की भी जरूरत है या नॉर्मल दवाइयों से, या इनको ऑर्थोगेनिक सर्जरी की जरूरत है? जी, तो यूजुअली जब भी कोई पेशेंट अब खुद होके, अगर टीनेज पेशेंट है तो, या कोई अगर बच्चा है वो अपने पेरेंट्स के साथ आता है, तो अगर बच्चा 10 से 13, 14 साल की उम्र में है तो प्राइमरी स्टेप यही रहता है कि ब्रेसेस से उनके सबसे पहले दांत अलाइन किए जाए, क्योंकि अभी भी वो ग्रोथ फेज में ही रहता है। तो उस समय सर्जरी करना वाजिब नहीं है। जब वो बच्चा अपना टीनेज एडोलेसेंट अटेन करता है 17-18 साल की उम्र में, जहाँ पे ग्रोथ स्पर्ट्स रुक जाते हैं टोटली या बहुत मिनिमाइज हो जाते हैं, तब वो आइडियल टाइम रहता है सर्जरी करने का। लेकिन उससे पहले अगर या तो पेशेंट वॉक इन मेरे पास आया है या जो हमारे ऑर्थोडोंटिस्ट कलीग हैं उनके पास आया है, तो या तो मैं उनको बुलाता हूं कि आप आएं और पेशेंट एग्जामिन करें, मुझे लग रहा है ये कि ब्रेसिस के अलावा इसमें नीड है ऑर्थोग्नेथिक सर्जरी की, या वाइस वर्सा होता है। तो हम लोग पेशेंट को इवेल्युएट करते हैं, एक्सरेज रहते हैं, उनके जॉस का इंप्रेशन लेके मॉडल्स देखते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग डिसाइड करते हैं कि डिफॉर्मिटी, इरेगुलरिटी कितनी है। उसके बाद हम लोग तय करते हैं कि पहले हम ब्रेसिस लगा के दांत अलाइन करें या फिर हम पहले सर्जरी करें और बाद में दांत अलाइन करें। तो 2 कैटेगरीज रहती हैं, या तो सर्जरी पहले करो, बाद में ब्रेसेस से उसको 7, 8, 9 महीने, 10 महीने में जो भी टाइम है उसमें प्रॉपर अलाइन कर दो, या फिर पहले हमको 8 से 12 महीने करीब ब्रेसेस से दांत अलाइन करने में ही लग जाता है। उसके बाद फिर हम सर्जरी करते हैं, और सर्जरी के 1 मंथ बाद ऑर्थोडोंटिस्ट फिर से अपना ट्रीटमेंट करके उसको 6-7 महीने में वापस प्रॉपर अलाइन करता है। तो जहाँ इरेगुलरिटी, सीवियरिटी बहुत ज्यादा है, वहां तो हमको पहले ब्रेसेस, सर्जरी एंड देन ब्रेसेस
वाला ट्रीटमेंट अप्लाई करना पड़ता है। जहाँ पे इरेगुलरिटी बहुत मिनिमाइज है, सिर्फ हमको थोड़ा बहुत ही करेक्शन करना है और फिर जॉ करेक्शन करना है, तो वहाँ पे हम सर्जरी फर्स्ट अप्रोच से भी जाते हैं कि मैंने सर्जरी पहले करी, हमारी ऑर्थोडोंटिस्ट की प्रॉपरली प्लानिंग होती है, फिर वो लोग अपना ब्रेसेस से ट्रीटमेंट खत्म करते हैं। इस तरह का रहता है। और टेक्नोलॉजीज बहुत सारी आ गई हैं जो कि हमको हेल्प करती हैं आजकल प्रॉपरली एवेल्युएट करने में पेशेंट को कि सर्जरी के पहले कैसा है पेशेंट और सर्जरी के बाद में कैसा दिखेगा। तो उसका भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है पेशेंट के माइंड सेट पे कि आप उसको 3D जो हमारे सॉफ्टवेयर्स हैं उस पर आप दिखा सकते हो कि देखिए आज आप ऐसे दिख रहे हैं और सर्जरी के बाद में ये चेंज आएगा। तो उससे पेशेंट के पेरेंट्स वो खुद ही सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं कि भाई काफी फर्क पड़ेगा। अच्छा, दो चीजें हैं जी। एक तो हो गया कि कॉस्मेटिक एंगल जी कि वो दिख कैसा रहा है जी जी यदि सही नहीं है चेहरा तो ठीक नहीं दिख रहा। बिल्कुल। सपोज कोई ऐसा पेशेंट है जिसने कंसीडर कर लिया कि ठीक है यार मेरे को नहीं दिखना अच्छा जी बट और वो सर्जरी नहीं कराता नहीं करवा रहा, तो इससे उसकी कोई मेडिकल कंडीशन कर सकती है या कोई मेडिकल कंडीशन? देखिए अगर उसके जॉ में बहुत सीवियर डिफॉर्मिटी है, एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट के बाद हमने प्लेटिंग वगैरह तो कर दी लेकिन एक फेशिया किसी और ने करी जिसने भी, क्योंकि हर एक्सीडेंट केस तो हमारे पास आएगा नहीं, कोई दूसरी जगहों से भी करवाते हैं, लेकिन एक्सीडेंट के बाद भी प्रॉपरली जॉ का अलाइनमेंट नहीं हुआ, सर्जरी तो हो गई, जॉ का अलाइनमेंट नहीं हुआ, लेकिन फेशियल डिफॉर्मिटी अभी भी है, जबड़ा अभी भी तिरछा है, जबड़ा बाहर निकला हुआ है, दांत आपस में मिल नहीं पा रहे हैं, तो आपके लुक्स को आप भले एक तरफ निगेट कर दो कि ठीक है जो है सो है, जैसा ऊपर वाले ने चाहा वैसा हुआ, मैंने कोशिश भी करी लेकिन नहीं हो पाया, लेकिन फंक्शनली वो हमेशा हैम्पर करता रहेगा, उसको बाइट में प्रॉब्लम आएगी, उसको च्यूइंग में प्रॉब्लम आएगी, उसको बोलने में दिक्कत आएगी, और ये सब धीरे धीरे हमारे जॉ को, जो हमारा जॉ रहता है जिसपे हमारा जॉइंट रहता है, जिसपे हमारा जॉ रोटेट करता है, उस पर प्रेशर डालना चालू करता है। उसके कारण क्या होता है कि फिर ये जॉ धीरे धीरे अटकने लगता है, बातचीत करते समय, कुछ बड़ा कॉर लेते समय अटकने लगता है, जॉ घिसने लगता है, बार बार डिसलोकेट होता है, तो वो एक चीज से हर दूसरी चीज जो है वो कनेक्टेड है, तो ये जाके उनको आगे चल के काफी सीवियर प्रॉब्लम देती है और केस उतना ही कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाता है। जैसे कंडीशन आ गई या सिचुएशन आ गई सर्जरी जी जी सो यदि सर्जरी की सिचुएशन आती है तो फिर सर्जरी के क्या स्टेप्स होते हैं, क्योंकि सर्जरी एक शब्द ऐसा है जी जिससे लोग घबरा जाते हैं। बिल्कुल। नॉर्मली जब अक्कलदार निकलवाने ही पेशेंट आते हैं मेरे पास विजडम टूथ एक्सट्रैक्शन के लिए, तो ही उनकी बहुत सारी क्वेरीज रहती हैं, और गूगल जो है आजकल ब्रह्मांड है, उस पर पढ़ के आते हैं, अच्छी इन्फॉर्मेशन भी मिलती है, गलत इन्फॉर्मेशन भी मिलती है, तो पेशेंट के दिमाग में एकदम गुत्थम गुत्था चलती रहती है कि क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा, कैसे होगा, क्या होगा। तो सबसे पहले अगर मैं आपको ब्रीफ में बताऊं तो एक होता है प्री ऑपरेटिव एवेल्युएशन, जिसमें मैं और हमारी जो टीम, मतलब इंक्लूडिंग ऑर्थोडोंटिस्ट, जो कि बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं इस तरह की सर्जरीज में, दिस इज टोटल टीम वर्क अभिषेक, मैं अकेला अपने दम पे नहीं कर सकता, वो अकेले अपने दम पे नहीं कर सकते, इट इज अ सिनर्जिस्टिक अप्रोच। तो बहुत जरूरी है टीम कोऑर्डिनेशन, क्योंकि ट्रीटमेंट ही उस पर डिपेंड है, और हम दोनों का सिनर्जिस्टिक व्यू और ओपिनियन होना चाहिए कि पेशेंट अभी ऐसा है और हम इसको ऐसा करके देंगे। तो सबसे ज्यादा जरूरी तो रहता है प्री ऑपरेटिव एवेल्युएशन, जिसमें पेशेंट का पूरा एवेल्युएट करते हैं हम, फेशियल प्रोफाइल क्या है, कैसे देंगे, ब्रेसेस कितने समय तक चलेंगे, उसके बाद फिर जो एनेस्थेटिस्ट रहते हैं वो पेशेंट का एवेल्युएशन करते हैं सर्जरी के पहले, क्योंकि ये पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होके अंडर जनरल एनेस्थीसिया GA करना पड़ता है, इसको हम अपनी नॉर्मल डेंटल चेयर पे नहीं कर सकते। तो वो पूरा एवेल्युएशन होता है। कोई पेशेंट जो वयस्क उम्र के रहते हैं उनकी कौन सी दवाइयां चल रही हैं, क्या वो हार्ट पेशेंट हैं, क्या वो अस्थमेटिक हैं, क्या वो डायबिटिक हैं, क्या उनके कोई ब्लड थिनर्स चल रहे हैं, तो इसका पूरा मेडिकल प्रोफाइल एनेस्थेटिस्ट इवेल्युएट करते हैं, उस हिसाब से हम लोग दवाइयां उनको देना चालू करते हैं, और एनेस्थेटिस्ट भी ध्यान रखते हैं बेहोश करते समय कि क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। जहां तक पेशेंट को समझाने की बात है, जब उनके मॉडल्स आते हैं जॉ के, तो हम उनको बताते हैं अभी आपका ऐसा लगेगा, फिर आजकल 3D सॉफ्टवेयर आ गए हैं बहुत अच्छे अच्छे, जिसको हम बोलते हैं वर्चुअल प्लानिंग सिस्टम, तो उसमें हम पेशेंट को बताते हैं उनके स्कैन्स करके कि अभी आप ऐसे दिख रहे हैं, सर्जरी के बाद आप ऐसे दिखेंगे, तो इससे एक उनका ओपिनियन, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट जो है सर्जरी की तरफ बढ़ता है। हम भी प्रिटी श्योर रहते हैं कि हमको कितना जॉ अलाइनमेंट करना है, कितना आगे लेके जाना है जॉ, कितना पीछे लेके जाना है, क्या मूवमेंट, क्योंकि 3 प्लेन में मूवमेंट होता है जॉस का, X, Y और Z तीनों प्लेन में, किसी को राइट, किसी को लेफ्ट, किसी को ऊपर, किसी को नीचे, ये सब हमको वर्चुअल प्लानिंग में, जो कि 3D सॉफ्टवेयर है, उससे पूरा हमको प्रिसाइज आइडिया लग जाता है। हमको यहाँ तक पता पड़ जाता है कि हमको कट कहाँ पे देना है जॉ में,
और प्लेटिंग कहाँ कहाँ करनी है। तो ये सारे जो इवैल्यूएशंस रहते हैं, इसके बाद फिर हम पेशेंट को फाइनल अप्रोच करते हैं कि हाँ अब हम अपने ट्रीटमेंट प्लान से तैयार हैं एंड नाउ वी कैन प्रोसीड अहेड। ठीक है। अच्छा सर, जैसे सर्जरी हो गई, अब जी। सर्जरी के बाद कोई पेशेंट कितने दिन तक, मतलब बोले तो हॉस्पिटल में रहता है, फिर वो डिस्चार्ज होता है? जी सो जी। मतलब इसका पोस्ट ऑपरेटिव केयर्स क्या है, मतलब क्या क्या उनको प्रिकॉशंस रखने हैं, जी। सारी चीजें? तो यूजुअली अभिषेक, जैसा मैंने आपको बताया कि सर्जरी थोड़ी सी इन्वेजिव सर्जरी है, दांत निकालना ही नहीं है, हमको प्रिसाइजली जॉ कट करना है, प्लेटिंग करना है। पेशेंट को यूजुअली हम एक दिन पहले हॉस्पिटल में एडमिनिस्टर करते हैं, जिससे कि 24 घंटे पहले से हम उसके वाइटल्स जो हैं वो मॉनिटर कर सकें, जो भी दवाइयाँ देनी हो दें उसको। सर्जरी के एक रात पहले पेशेंट को हम लोग एक पर्टिकुलर टाइम के बाद कुछ भी खाने के लिए मना करते हैं। यूजुअली सर्जरी अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट होती है, क्योंकि सर्जरी में टाइम लगता है। सिंगल जॉ, डबल जॉ, कई बार चिन, जिसको जीनियोप्लास्टी बोलते हैं, वो भी हमको करनी पड़ती है सारे अलाइनमेंट के लिए। तो पेशेंट को यूजुअली हम सर्जरी के बाद हॉस्पिटल में 4 से 5 दिन रखते हैं प्रॉपर केयर के लिए, जिससे कि प्रॉपर ड्रग एडमिनिस्ट्रेट होते रहें और प्रॉपरली हम लोग पेशेंट को अपने फॉलोअप में इवेल्युएट करते रहें। 4 से 5 दिन बाद जब पेशेंट डिस्चार्ज होता है तो पेशेंट को हम बोलते हैं कि आप 5 से 6 हफ्ते तक सॉफ्ट डाइट पे रहेंगे। हार्ड आपको कुछ नहीं खाना है, दूध, दलिया, खिचड़ी, फ्रूट जूस, इस तरह के लिक्विड डाइट, सेमी सॉलिड से लिक्विड। इनिशियली तो लिक्विड डाइट ही रहती है 4 हफ्ते के लिए। 4 हफ्ते के बाद आप उसको अगले 3 से 4 हफ्ते सेमी सॉलिड डाइट पे आप उसको बोलते हैं, जिससे कि तब तक उसकी जॉ में स्ट्रेंथनिंग आने लगती है, क्योंकि वहां पे प्लेट हमने लगाई हुई है, न्यू बोन फॉर्मेशन चालू होता है सर्जरी के बाद। बिल्कुल। तो पेशेंट को हम बोलते हैं कि टोटली आप सेमी सॉलिड और सॉफ्ट डाइट पे रहिए। पेशेंट को हम हर 5 से 7 दिन या 10 दिन में बुला के एवेल्युएट करते हैं, मैं और मेरे ऑर्थोडोंटिस्ट कलीग्स। पेशेंट को अपनी ओरल हाइजीन बहुत अच्छे से मेंटेन करनी रहती है कि कुछ भी खाया हुआ मुंह में ना रहे, क्योंकि मुंह में अंदर टाके दिए रहते हैं, सूचर्स जिनको बोलते हैं, वो सेल्फ एब्जॉर्बेबल सूचर्स रहते हैं, गलने वाले। ध्यान रखना बहुत जरूरी रहता है ओरल हाइजीन का, ये इसलिए कि हम किसी भी तरह के इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकें। ऑपरेशन थिएटर के अंदर तो हम लोग सारे इन्फेक्शन प्रोटोकॉल जो रहते हैं, कंट्रोल प्रोटोकॉल्स, वो फॉलो रखते हैं, स्टेरिलाइजेशन। लेकिन पेशेंट घर पे उसको किस तरह से मैनेज कर रहा है ये हमारी निगाह में नहीं रहता। तो ये टोटल पेशेंट और पेशेंट के जो फैमिली मेंबर्स हैं, टोटली उन पे हम रिलाई करते हैं कि वो 100% अपना एफर्ट दें कि वो साफ सफाई मेंटेन रख सकें। बाकी मेडिकेशंस चलते हैं, जो कि उनका जो पेन जो रहता है उसको सबसाइड करने के लिए। स्वेलिंग आना आम बात है सर्जरी के बाद, तो उसके लिए भी उनको आइस फॉर्मेंटेशन और दूसरी जो प्रोसीजर्स हैं वो हम बोलते हैं स्वेलिंग कम करने के लिए। और फिर लगातार पेशेंट का फॉलोअप चलता रहता है। 2 से 3 महीने बाद पेशेंट को फिर हम थोड़ा सा हार्ड डाइट के ऊपर बोल सकते हैं, बहुत कड़क नहीं, बट एक नॉर्मल जो हम खाते हैं रूटीनली वो खाना चालू करता है पेशेंट। अच्छा, एक सवाल मिस हो गया जी आपसे बात करते करते में। जैसे आप यूरोप से फेलोशिप करके आए जी, तो मैं जानना चाहता हूँ कि यूरोप, मतलब ये इंडिया में नहीं होती है, यूरोप में कुछ अलग इसके स्टैंडर्ड्स हैं? नहीं अभिषेक, ये इंडिया में भी होती है। बहुत अच्छे अच्छे सेंटर्स हैं इंडिया में और बहुत बेहतरीन सर्जन्स हैं। स्पेशली जब हम साउथ इंडिया की तरफ जाते हैं, वहाँ पे बहुत बेहतरीन सर्जन्स हैं। वहाँ पे इस तरह के केसेस के लिए अवेयरनेस लोगों में बहुत ज़्यादा है। सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ में धीरे धीरे थोड़ी सी कम है, क्योंकि फेशियल प्रोफाइल भी साउथ इंडिया में नॉर्थ इंडिया के कंपेरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा इरेगुलरिटीज देखने को मिलती हैं जेनेटिकली। ये एक डाइवर्सिफिकेशन है। तो हमारे यहाँ केसेस भी कम है और साउथ में बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं। तो साउथ इंडिया में भी बहुत बेहतरीन सर्जन्स हैं और बहुत अच्छे ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं। लकीली मेरा इंटरेस्ट शुरू से बाहर से फेलोशिप करने का था और 2024 में मुझको थ्रू एग्जाम्स और इंटरव्यू अपॉर्चुनिटी मिली। तो 8 महीने का काफ़ी एग्जॉस्टिव मेरा फेलोशिप प्रोग्राम रहा नीदरलैंड और बेल्जियम में। और वन ऑफ द रिनाउंड मैक्सिलोफेशियल ऑर्थोग्नेथिक सर्जन्स के अंडर में मैं सीख के आया। तो ऑब्वियसली चूंकि ये सब सर्जरीज वहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट हुई हैं, लॉन्ग बैक इन 1900 1925 से वहाँ पे इस तरह की सर्जरीज का इजाद हुआ, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 यूरोप में हुए, बहुत डिफॉर्मिटीज देखने को मिली इनको, और इंडिया में ये धीरे धीरे चीजें आई। तो ऑब्वियसली टेक्नोलॉजिकली और सर्जिकल स्किल्स जो हैं उनके पास, रिफाइनमेंट्स वो थोड़ी सी हमसे ज्यादा हैं। तो वहाँ पे एक सीखने का एक अपना अलग ही अनुभव रहा मेरा। अच्छा, एक चीज और मेरे दिमाग में आ रही है कि जैसे अपना एक एक्टर है जी, राजकुमार राव जी, है ना, आपने देखा पहले उसका जॉ डिफरेंट था, अभी जॉ डिफरेंट जी। तो ये कॉस्मेटिक्स है या? हाँ जी, हाँ, ये ऑब्वियसली हमारे इस फील्ड से रिलेटेड जितने भी एक्टर एक्ट्रेसेस रहते हैं, मोस्टली उनको कभी ना कभी अपने करियर में
इस तरह की सर्जरीज या टूथ का मेकओवर, अलाइनमेंट, वो सब करना रहता है क्योंकि उनका प्रोफेशन ही वैसा है। नहीं, जैसे मैं क्यों पूछ रहा हूँ ये कि जी। पहले डिफरेंट दिखता था फिर डिफरेंट लगा, जी जी। तो ये अपन बोन्स को चेंज करते हैं या कोई ट्रांसप्लांट से रिलेटेड, जी। मतलब जॉ से रिलेटेड? जी, जॉ से देखिए, इसमें हम बोटॉक्स या फिलर्स से भी करते हैं, ओके, या फिर हम बाहर से प्रोस्थेटिक लगा सकते हैं, या फिर हम जॉ एनहांसमेंट सर्जरीज भी कर सकते हैं, उसके थ्रू होता है। अच्छा, एक बड़ा चलन में एक चीज है जी। आज के समय पे, हर कोई कैमरे पे आता है या जी। रील्स बनाता है या कुछ ना कुछ करता है, एक जॉ लाइन का एक कंसेप्ट होता है। जी हाँ। कि जैसे एक्टर एक्ट्रेस के आप देखो तो जॉ लाइन बिल्कुल जी। परफेक्ट होते हैं, जी, जिसके जी। नहीं होते हैं तो वो अपनी बियर्ड से उसको ढकते हैं। रखते हैं। ऐसे मुझे लगता है मेरा जॉ लाइन परफेक्ट नहीं है। जी 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 जी। तो मैं वही जानना चाहता हूँ कि ये भी आपके जी हाँ, अंदर में ही आती जी है हाँ। सारी चीजें? तो अभी तक हम ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी की बात कर रहे थे। हाँ, ये वो पेशेंट थे जिनको फंक्शनल डिफिकल्टी हो या जिनके चेहरे में कुछ डिफॉर्मिटी हो। अब कुछ पेशेंट्स वो रहते हैं जिनको फंक्शनली कोई डिफिकल्टी नहीं है, दांत उनके परफेक्ट हैं, अच्छे से अलाइन है, जॉ प्रॉपर्ली बंद हो रहा है, लेकिन उनकी जॉ लाइन डिफाइंड नहीं है, उनका जॉ का जो मतलब जो फेशियल प्रोफाइल है वो काफी चौड़ा है, एंड दे वांटेड वी शेप जस्ट लाइक ब्रैड पिट, है ना, या हम करीना कपूर को देख लें, चिजल्ड जॉ लाइन। तो इसको हम बोलते हैं टर्मिनोलॉजी ऑर्थोमॉर्फिक सर्जरी। ऑर्थोमॉर्फिक सर्जरी मतलब जब हम बिना जॉ को टच किए जस्ट जो हमारी एक्स्ट्रा ग्रोथ है या जो हम चाह रहे हैं उसको हम चिजल करके प्रॉपर शेप दे पाए, तो वो ऑर्थोमॉर्फिक सर्जरी कहलाती है। ओके, सो ये डाइट से भी पॉसिबल है क्या? देखिए, डाइट एक इम्पैक्ट अपना प्ले करती है फॉर श्योर, या वो फूड जिसमें कोलेजन ज्यादा मात्रा में रहता है वो आपका फैट तो बर्न कर सकता है, लेकिन अगर आपकी हड्डी की बनावट ही वैसी नहीं है तो फिर हमको सर्जरी के थ्रू ही उसको रिफाइन करना पड़ेगा, प्रॉपर एंगुलेशन, प्रॉपर कट्स। अगर वी शेप किसी को अपनी जॉ लाइन चाहिए तो वो डाइट से नहीं, वो फिर सर्जरी से ही। जी, डाइट सिर्फ आपको फैट लॉस या जो फेशियल फैट को जी 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 यूज बिल्कुल कर सकती है। मैंने ऐसा सुना था, क्योंकि ये मेरा पर्सनल सवाल है आपसे, कि लोग सोते हैं, जैसे मैं लेफ्ट कर पे सोता हूँ जी, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा स्वेल रहता है जी, एज कम्पेयर टू दिस जी। तो ये ऐसा होता है क्या? देखिए, जब हम सोते हैं तो हमारा ग्रेविटी के थ्रू सारा फॉल जो है वो उस साइड पे होता है जिस तरफ हम करवट लेके सो रहे हैं। तो इनिशियली हमको जब सो के हम सुबह उठते हैं तब ऐसा लगता है कि वहां पे थोड़ा सा स्वेलिंग टाइप का या थोड़ा सा मसल वो है, बट ड्यू कोर्स में वो धीरे धीरे वापस नॉर्मल हो जाता है वो। सो सर, ऑर्थोगेनेटिक सर्जरी जिसमें आप स्पेशलिस्ट हैं जी, उसके कोई कॉम्प्लिकेशंस भी है क्या? कॉम्प्लिकेशंस लाइक कि जैसे पेशेंट जानना चाहे कि जी, इस सर्जरी में जैसे होता ना कि हम पुरानी पिक्चरों में देखते थे कि वो बल्ब जल जाता था रेड, तो आपको शायद याद होगा। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जी हाँ। तो इस सर्जरी के डॉक्टर साइन करवाता था। हाँ, जी हाँ। इसके भी कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशंस है क्या? मतलब जान माल का कोई खतरा रहता है क्या? देखिए, सर्जरी तो कोई भी हो, कंसेंट तो पेशेंट का जरूरी रहता है लेना, क्योंकि हमको उसको बताना रहता है और उसका भी ये राइट है हमसे पूछना कि क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं सर्जरी के, और उसको इस बात से अवेयर भी होना चाहिए। उसमें वो भले ही हमसे कितने भी क्वेश्चंस पूछ सकता है और ये हमारी ड्यूटी है कि हम उसको उतनी ही सरलता से आंसर करें, उसको अवेयर करें। डराना अलग बात है, अवेयर करना अलग बात है। सर्जरी कोई भी हो, सर्जरी को आप ये नहीं कह सकते कि कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस नहीं रहते। छोटी से छोटी सर्जरी में भी कॉम्प्लिकेशन हो सकता है और बड़ी सी बड़ी सर्जरी भी बिना कॉम्प्लिकेशन के अच्छे से हो जाती है। सब डिपेंड करता है ऊपर वाले के आशीर्वाद पे, डॉक्टर कितना एक्सपीरियंस है, उसने कितने अच्छे से आपको मोटिवेट किया है और उसने कितने अच्छे से आपकी प्लानिंग करी है, ट्रीटमेंट प्लानिंग। सबसे ज्यादा पेशेंट को सर्जरी का ये डर रहता है कि खून बहुत बहेगा। ऑब्वियसली है, सर्जरी है, कट लगते हैं, ब्लड वेसल्स रहती हैं तो खून तो बहता है, लेकिन हम जनरल एनेस्थीसिया में क्यों करते हैं? जिससे कि हम उसके वाइटल्स को मॉनिटर कर सकें, हमारे एनेस्थेटिस्ट कलीग्स जो हैं वो प्रॉपर्ली ब्लड प्रेशर को रेगुलेट कर सकें। तो ब्लीडिंग की प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम नहीं होती है, बट देयर आर वेरियस मेडिकेशंस, सूचर्स हम देते हैं इसलिए हैं कि जिससे ब्लीडिंग अरेस्ट हो जाए, और फिर कोल्ड कंप्रेशंस वगैरह भी देते हैं सर्जरी के बाद जिससे ब्लीडिंग नेगेट हो जाती है। और आजकल तो मेडिकल साइंस इतना एडवांस हो गया है कि इतनी मेडिकेशंस और इंजेक्शंस आ गए हैं कि आप ब्लीडिंग अरेस्ट कर सकते हो। और ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी में वैसे भी बहुत मेजर ब्लीडिंग नहीं होती अगर आप अच्छे से परफॉर्म कर रहे हो, आपको मालूम है कि कौन से वाइटल स्ट्रक्चर्स कहाँ हैं, और वो आपको 3D वर्चुअल प्लानिंग और एक्सरेस के थ्रू सब पता रहता है। और बीइंग मैक्सिलोफेशियल सर्जन, हमको चेहरे और गर्दन की एनाटॉमी से हम लोग वेल वर्स्ड रहते हैं। फिर भी सर्जरी है,
कभी भी कुछ भी अनसीन कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, बट वी आर मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर इट, और हमारे पास बैकअप हमेशा मौजूद रहता है हॉस्पिटल में कि हम किस तरह से वो कर सकें। दूसरा आता है इन्फेक्शन। ऑपरेशन थिएटर में 100% स्टेरिलाइजेशन प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाते हैं। हमारी पहनने वाली ड्रेस से लेकर पेशेंट की ड्रेस, जितने इंस्ट्रूमेंट, सब पूरी तरह से ऑटोक्लेव रहते हैं। ऑपरेशन थिएटर स्टेरिलाइज रहता है, वहाँ पूरा ध्यान रखा जाता है। मेन चालू होता है पोस्ट ऑपरेटिव केयर। वहाँ पे जो हम बार बार पेशेंट को एम्फेसिस देते हैं, भले ही हम अपने क्लिनिक पे भी कोई सर्जरी करें, दांत निकालने की या इम्प्लांट प्रोसीजर करने की, मेरा बार बार पेशेंट से ये एम्फेसिस रहता है कि हमारे इंस्ट्रक्शंस प्रॉपर्ली फॉलो करिए, मुंह की साफ सफाई अच्छे से रखिए, जो दवाइयाँ हमने बताई हैं वो प्रॉपर्ली लीजिए। तो इन्फेक्शन कंट्रोल वहाँ से नेगेट किया जा सकता है। स्वेलिंग आना एक आम बात है, सर्जरी के बाद धीरे धीरे सबसाइड हो जाती है। किसी को 5 दिन लगते हैं, किसी को 7 दिन लगते हैं, किसी को 15 दिन, लेकिन सबसाइड हो जाती है, क्योंकि हमने बॉडी पे कुछ किया है तो बॉडी अपना रिस्पॉन्स दिखाएगी, शॉक में जाती है बॉडी, तो दैट इज नॉर्मल थिंग। फिर बात आती है नर्व डैमेज की। तो चूंकि हमारी जॉज जो हम कट करते हैं तो हमारी वाइटल नर्व्स जाती हैं, तो ये हमको ध्यान रखना पड़ता है कि जब हम जॉ को कट कर रहे हैं तो हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो उस नर्व की विसिनिटी से दूर रहे, और ये सब हमको पता पड़ता है 3D सॉफ्टवेयर सर्जिकल प्लानिंग से। अच्छा, जो मैं आपको बता रहा था कि यूरोप में मैंने क्या एक खास बात सीखी, तो वहां पे मैंने सीखा मिनिमली इन्वेजिव ऑर्थोग्नेथिक सर्जरी, जिसका मतलब ये होता है कि बिल्कुल प्रिसाइज कट्स देके और मिनिमली बोन की कटिंग करके आप कैसे जॉ का मूवमेंट कर सकते हो, जो कि वहां के सर्जन्स की खासियत है, जो मैं सीख के आया। तो मुझको पर्टिकुलर मालूम रहता है कि मुझको किस जगह पे कितना कट करना है, जॉ लाइन को कितना कट करना है, उस हिसाब से हम स्टंट्स या गाइड्स बनाते हैं, और उसके बिना पे हम लोग जॉस को आगे या पीछे मूव करते हैं। तो बहुत ही कैलिब्रेटेड और कैलकुलेटेड सर्जरी होती है, जिससे रिस्क सारी मिनिमाइज हो जाती है, पेशेंट की रिकवरी जल्दी होती है, ब्लीडिंग कम होती है, पोस्ट ऑपरेटिव स्वेलिंग कम होती है। तो पेशेंट बड़े आराम से आप 3 से 4 दिन में डिस्चार्ज कर सकते हैं। समझ गया, ये चीज है। उसके बाद पेशेंट को ध्यान रखना पड़ता है अपने खान पान का। तो हमेशा जल्दबाजी में एकदम कॉन्फिडेंट होके सेमी सॉलिड से एकदम सॉलिड पे मत शिफ्ट करें कि हम बहुत ही हार्ड कुछ खा रहे हैं। अगर नॉन वेजिटेरियन है तो हम बोन्स च्यू कर रहे हैं, वो नहीं करना है। हमेशा अपने डॉक्टर के साथ अलाइन रहिए, फॉलोअप पे बार बार आइए आप, और डॉक्टर जैसा आपको गाइड करे बिल्कुल वैसे आप चलेंगे तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके। तो सर, जैसे यदि कोई प्लान कर रहा है फॉर दैट ऑर्थोग्नेथिक सर्जरी, तो उसे आप कुछ एडवाइस देना चाहेंगे या कुछ? सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि अवेयर होइए। सबसे पहले तो हर किसी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। अगर आपको जरा भी ये शंका है कि क्या मुझे प्रॉब्लम है मेरे चेहरे की बनावट से रिलेटेड या मेरे दांतों के इरेगुलरिटी से रिलेटेड, तो सीक गाइडेंस, प्रॉपर एडवाइस लीजिए। विजिट टू अ नियर बाय ऑर्थोडोंटिस्ट और अ मैक्सिलोफेशियल सर्जन जिसको इन सर्जरी का नॉलेज है, उनसे प्रॉपर एडवाइस लीजिए। अपने आप को अवेयर रखिए। आप कभी भी जब जाते हैं तो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस लेके मत जाइए, क्योंकि सर्जन भी एक इंसान है, वो भी एक तरीके से ही ट्रीटमेंट आपका कर पाएगा। वो आपको इतना अच्छा करके दे देगा कि अगर कुछ आपको फंक्शनल या एस्थेटिक चीजें जो हैं उसको वो प्रॉपरली एड्रेस करेगा, उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करेगा। लेकिन अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन से दूर रहिए। आप कि जो भी कंसर्न है उनको आप खुल के डिस्कस करिए अपने सर्जन से। भले ही आपके 100 सवाल हैं, आप उनको पूछिए, क्योंकि जितना आप पूछेंगे उतना आपके सर्जन आपको बता पाएंगे, उतना आप मोटिवेटेड हो पाएंगे इन तरह की सर्जरीज के लिए, उतनी आपकी एंजाइटी कम होगी। सही बात। क्योंकि आप इसको जितना सोसाइटी में डिस्कस करते हैं, हर किसी का एक अपना अलग अलग ओपिनियन आएगा, लेकिन फाइनली सर्जरी जिसको करवानी है उसको सबसे पहले खुद में सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए। कोई अगर आपको जबरदस्ती करवा रहा है तो आपको कभी आप उस माइंडसेट से जा ही नहीं पाओगे करवाने के लिए। तो जब तक आप खुद सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होगे तब तक कोई मतलब नहीं है इसको कराने का। कई बार हमारे पेशेंट्स रेडी रहते हैं लेकिन उनके घर वाले रेडी नहीं रहते हैं, घर वाले रेडी रहते हैं तो पेशेंट मेंटली प्रिपेयर नहीं रहता है। उन केसेस में हम कभी उनको फोर्स नहीं करते। जब तक आप मानसिक रूप से तैयार नहीं हो, जब तक आपको खुद नहीं लग रहा है कि मुझे क्या फंक्शनल डिफिकल्टी हो रही है या मेरी चेहरे की बनावट के कारण मुझे क्या सोशलाइजिंग में प्रॉब्लम्स या डेप्रिवेशन झेलना पड़ रहा है, तब तक हम कभी फोर्स नहीं करते, क्योंकि तब आपका बॉडी एक सिंक में रहती है। आप जितना पॉजिटिव अप्रोच के साथ इन सब चीजों को लेते हैं उतने अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आते हैं।
सही बात। दूसरा, आप पेशेंस रखिए क्योंकि ट्रीटमेंट लंबा चलता है चलेगा। है ना। ये ट्रीटमेंट ऐसा नहीं है कि आज आप आए, कल मैंने सर्जरी करी और 15 दिन बाद आप नॉर्मल, नहीं। एक प्रॉपर प्लानिंग है जो मैंने आपको बताया ही था। ऑर्थोडोंटिस्ट का रोल रहता है, सर्जरी, देन अगेन ऑर्थोडोंटिस्ट, तो करीब करीब 1 साल 1.5 साल, कई बार 2 साल भी 2 साल का होता है। तो आपको इतना धैर्य रखना पड़ेगा। सही बात। दूसरा, आपको हमेशा लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स जो हैं उसके बारे में सोचना है कि आप ये सर्जरी कराएंगे तो आप अपनी कितनी जो डिफिकल्टीज आप झेल रहे हैं उससे निजात पाएंगे। आपकी च्यूइंग प्रॉपर होगी, आपकी फंक्शनिंग जॉस की प्रॉपर होगी, आपके बातचीत करने में, आपके बोलने में जो पहले वो हो रहा था, चीज़ें जो खराब चल रही थी वो प्रॉपरली अलाइन होंगी। और लुक्स, अगर आप अपने एस्थेटिक्स से कंसर्न हैं तो आपके लुक्स भी हमेशा के लिए एनहांस होंगे। और कई बार ये भी तैयार रहना पड़ता है कि अगर कॉम्प्लिकेटेड है केस तो कई बार हमको फिर 2 स्टेज सर्जरी भी करनी पड़ती है। क्या करना पड़ता है? 2 स्टेज सर्जरी। 2 स्टेज टू सर्जरीज। एक स्टेज में तो हमने एक चीज को रेक्टिफाई किया, से 70% 80%, लेकिन बचा हुआ 20% या 30% हम 2 या 3 साल बाद फिर से एड्रेस करके फिर से कर रहे हैं। तो कई कॉम्प्लिकेटेड केसेस वैसे भी होते हैं, खासतौर पे जो बाय बर्थ, जिनमें कोई फेशियल डिफॉर्मिटी है, कंजेनाइटल जो डिफॉर्मिटीज रहती हैं, जैसे कि कटे होठ और तालू वाले बच्चे जो रहते हैं, लेफ्ट लिप पैरेट बच्चे, उनकी इनिशियल सर्जरी जो है वो तो जब वो कुछ महीने के रहते हैं उसमें हो जाती है, लेकिन फिर एक सर्जरी उनकी जब वो 17-18 साल के होते हैं तब फिर होती है। तो ये कुछ चीजें जो हैं जो मैं चाहूंगा जो दर्शक सुन रहे हैं कि जो भी अप्रोच करें तो पूरा एक माइंडसेट बना के अप्रोच करें और कभी भी झिझके नहीं अप्रोच करने में। अगर उनको कुछ भी लगता है, जरा भी शंका है, तो बिल्कुल उन मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स को अप्रोच करें जो कि एक्सपीरियंस्ड हैं और ट्रेन्ड हैं ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी के लिए, क्योंकि दिस इज एंटायरली डिफरेंट टाइप ऑफ सर्जरी जो कि सिर्फ एक्सपीरियंस्ड और ट्रेन सर्जन्स ही कर सकते हैं। सो थैंक यू सर, आपने काफी सारी बातें बताई और दर्शकों को बिल्कुल इससे फायदा होगा। और मेरा भी आग्रह है ऐसे दर्शकों से जिनको लगता है कि उन्हें इन तरीके की सर्जरीज की नीड है, तो बिल्कुल सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। हम सर का कांटेक्ट डिटेल्स शेयर कर देंगे इस वीडियो में। और जो सर ने कहा वही बात है कि शरीर आपका है, आपको ध्यान रखना है, कोई चीज जल्दी नहीं होती अच्छी चीजों में, या बोलते हैं ना कि जो चीज सही होती है उसमें थोड़ा वक्त लगता है, तो पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, यदि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो उसे प्लीज लाइक फॉलो कीजिए, और यदि आपको लगता है कि आपके रिलेटिव में, आपके आस पड़ोस में, आपके किसी दोस्तों को ऐसी किसी चीज की समस्या है और उन्हें जरूरत है, तो आप प्लीज इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। आज का एपिसोड हम यहाँ समाप्त करते हैं। थैंक यू, नमस्कार।